हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी का पार्ट नंबर 2 जो है हमारा बचपन। आइए चलो शुरू करते हैं। इसकी हमारी लेखिका है, जो हमारी ऑथर है वो है कृष्णा शोभती। वो अपने बचपन के बारे में इसमें हमें बताएंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। ऑथर है वो कहती हैं कि मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी, बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, अर्थात दीदी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का अर्थ होता है सिस्टर, बहन। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। वो अपनी उम्र के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो कुछ शाना बड़ा बड़ा महसूस करती हैं उम्र में। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका कहती है कि मेरे ओढ़ने पहनने में भी बहुत से बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। लेखिका बताती हैं कि पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। ऑथर है वो पहले चटक रंग पहना करती थी, अर्थात गहरे रंग पहनती थी, पर अब उनका मन कुछ हल्के रंग पहनने का करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले जो हमारी लेखिका है वो बताती हैं, उन्होंने फ्रॉक भी पहनी है, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, पर अब उनका मन ये सब पहनने का नहीं करता। अब उन्हें बस चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पसंद हैं, वो भी हल्के रंग में। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका को अपने बचपन के कुछ फ्रॉक अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। वो अपनी फ्रॉकों के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि उनको अपनी कुछ फ्रॉक तो अभी तक याद हैं। एक उनकी हल्के नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक थी। अब जो गर्ल्स होंगी उनको पता होगा कि फ्रॉक कैसी कैसी हैं, वो भी अभी पहन रही होंगी फ्रॉक। और चुन्नटों वाली घेरदार फ्रॉक थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका है वो बोल रही हैं कि पहले जो फ्रॉक के ऊपर की जेब होती थी उसमें रुमाल लगाने का और बालों में रंग बिरंगे तरह तरह के रंगों के रिबन लगाने का बहुत चलन था। वो अपने ज़माने की बातें बता रही हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है। लेखिका को अपने दो ट्यूनिक भी याद हैं। एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी अर्थात पिंक कलर की गुलाबी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो अपने ट्यूनिक के बारे में बताते हुए कह रही हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे।
वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनको बचपन में अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। उनके लिए कोई नौकर या नौकरानी नहीं था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार इतवार अर्थात रविवार मतलब संडे का दिन वो इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते और जब उनके मोजे संडे को धुल जाते इसके बाद वो अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका अपने जूतों को ब्रश करने के तरीके के बारे में बता रही हैं। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका को आज भी अपने जूतों को पॉलिश करना बहुत पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अब नई नई तरह के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। अब वो बता रहे हैं कि अब वाले जूते हमारे वाले जूतों से कहीं ज़्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अर्थात लेखिका बता रही हैं कि उनके जूते पैरों को काटते थे, पैरों में छाले हो जाते थे और उसका इलाज भी वो खुद ही करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, अर्थात जूते से पैर कटा तो उस जगह पे वो रुई लगा लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कहती हैं तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर मतलब सैटरडे, शनिवार। यह एक मुश्किल काम था। हर शनिवार को लेखिका को कैस्टर ऑयल या फिर ओलिव ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, अर्थात उनको ये पीना पसंद नहीं था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अर्थात कैस्टर ऑयल को पीने के लिए एक छोटे शीशे के गिलास पे निशान लगा हुआ था कि हमें हर शनिवार को इतना कैस्टर ऑयल पीना है। यह देखते ही उनको उनका मन खराब होने लगता, अर्थात मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका अब अपने पुराने समय को याद करते हुए कहती हैं कि अगर हम वो शनिवार को वो कैस्टर ऑयल नहीं भी पीते तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था हमारी सेहत पर। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। आपको पता है कि अब हम कुछ लोग पहले टिकटॉक देखते थे और अब हम इंस्टा रील्स देखते हैं जब से टिकटॉक बैन हुआ है। तो वैसे ही लेखिका बता रही हैं कि उनके बचपन में ये सब टिकटॉक, इंस्टा, एफबी, व्हाट्सअप ये नहीं हुआ करता था। उनकी दिलचस्पियाँ अलग होती थी। अब वो अपने बचपन के बारे में और हमें बताएंगे। चलो आगे भी हम पढ़ते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उन दिनों कुछ घरों में अर्थात सभी घरों में भी ग्रामोफोन भी नहीं थे, रेडियो और टेलीविज़न तो दूर की बात है। ग्रामोफोन आपने वो देखा होगा कि एक बड़ा सा फ़ोन होता है, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें बटन को दबा दबा के हम नंबर डायल करते हैं, वो होता है ग्रामोफोन। और रेडियो और टेलीविज़न तो उस टाइम में थे ही नहीं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका के बचपन में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी वो उसकी जगह अब आइसक्रीम ने ले ली है।
कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। जैसे कि आपको पता है पहले बस फास्ट फूड में कचौरी और समोसा हुआ करता था। अब उसकी जगह भाई किसने ले ली है? पैटीज़, पिज़्ज़ा, मोमोज इन्होंने ले ली है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी हो गए हैं। अर्थात जो पहले शरबत होते थे फालसे, सहतूत, वो अब किस में बदल गए हैं? हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए हैं, हमारी कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी, अर्थात नींबू पानी ही मिलता था, कोक नहीं थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। ये शिमला और नई दिल्ली के बच्चों के बारे में बताते हुए कह रही हैं, हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और उन लेखिका और उनके भाई बहनों की ड्यूटी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने में लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। जो लेखिका का घर है वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। छोटी सी चढ़ाई के बाद गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और वहाँ से उतराई उतरने के बाद बस मॉल आता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू मन को लुभाने वाली थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका को हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। वो लेखिका बता रही है कि वो अपनी चॉकलेट को एकदम मिलते ही नहीं खा जाती थी। उसको रात का खाना खाने के बाद अपने आराम से बिस्तर पर लेटकर मज़े लेकर खाया करती थी, आती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल कैसे होते थे शिमला के? खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। वो बचपन की अपनी कुछ खाने की चीज़ों के बारे में बता रही हैं। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो अब भी, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी वह अब भी नजर आती हैं। वो बता रही हैं जो उनके ज़माने की चने जोर गरम की पुड़िया थी वो तो अब भी उनको दिखाई देती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, अर्थात हाथ का ही कमाल है इस पुड़िया में। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं, अर्थात वो चने वाली उस पुड़िया का जिक्र कर रही हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अर्थात उनके समय का कोई एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये सभी बच्चों को याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, अर्थात कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, अर्थात जब वो घूमने जाते थे तब वो यह पुड़िया लेते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, अर्थात वो इसको बड़े मज़े से घूम घूम कर खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। जब वो छोटे हुआ करते थे तो उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, अर्थात शिमला के हर एक बच्चे ने घोड़े की सवारी कभी ना कभी अवश्य ही की है।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। कहती हैं कि ननिहाल के घोड़ों की बात वो फिर कभी बताएंगी, अपने नाना के यहाँ के घोड़ों की बात। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। अब वो अपने बचपन की शाम के बारे में बताते हुए कहती हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ और उनके सामने एक ऊंची चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जब चर्च में घंटी बजती तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अर्थात चर्च की घंटी का संगीत बहुत ही मधुर था। ऐसा लगता था कि भगवान यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब वो सूर्यास्त के बारे में बताते हुए कहती हैं कि सूर्य छिप रहा है जैसे आकाश में गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। जो सूर्य की जो किरणें हैं छुपते हुए सूर्य की गुलाबी सुनहरी वो आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। अर्थात दूर कहीं पहाड़ों में सूर्यास्त हो गया है और शहर में बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। अर्थात स्कैंडल पॉइंट पर भी खूब भीड़ है और हा हुल्ला शोरगुल है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। उनके बचपन में स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान में क्या बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जैसे कि अभी हमारी शिमला कालका ट्रेन चलती है, आप लोग गए होंगे शिमला तो आपको पता होगा। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खड़ा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अर्थात वो जो मॉडल था वो उनके बारे में बताते हुए कह रही हैं कि एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, एक और अर्थात उसमें स्टेशन को दिखाया गया था और सामने सिग्नल को भी, जैसे कि आपने ट्रेनों में देखा होगा। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अर्थात जो लेखिका हैं उनके समय की सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी जो उन्होंने देखी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। अर्थात वो बताती हैं कि जब हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता तो वो सोचते थे कि एक भारी भरकम पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा है, यह देखो, और वह गायब। जब वो उसको देखते वो तभी गायब हो जाता, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। अर्थात हवाई जहाज की स्पीड ही लेखिका को बहुत तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अर्थात वो उस दुकान को कभी नहीं भूलती हैं। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यह वह दुकान है जिनको लेखिका कभी नहीं भूलती, जहाँ उनका पहला चश्मा बना था। ऐनक मतलब चश्मा, हमारा स्पेक्स। और वहाँ जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू में उनको जब उन्होंने चश्मा बनवाया तो उनको बहुत अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। अर्थात कोई भी उनको देखता चश्मा लगाए तो उनको कहता आंखों में कुछ तकलीफ है, अर्थात कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है।
इस इतनी छोटी उम्र में ऐनक अर्थात इतनी छोटी उम्र में चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहना दोहरा देती और जब भी कोई लेखिका को दूध पीने की सलाह कहता तो वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था वो बोल देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वो बोल देती कि कुछ देर इसको पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। आगे लेखिका बताते हुए कहती हैं कि डॉक्टर साहिब ने तो पूरा विश्वास दिलाया था कि कुछ देर पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, पर वो अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। अर्थात वो अपना अपना चश्मा लगने का हमें कारण बता रही हैं कि वो दिन में नहीं बल्कि रात को टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, इसी वजह से उनको चश्मा लगा है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा पहना था तो उनके चचेरे भाई ने अर्थात चाचा के लड़के ने उनको छेड़ा था और कहा था कि कैसी लग रही हो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात जैसे आप लोग भी अपने भाई बहनों को चिढ़ाते होंगे, वैसे ही लेखिका के भाई ने उनको चिढ़ाया था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात वो उनका मजाक बना रहे थे। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। पर शेर अच्छा था। हाँ, मैं थोड़ा खिजी, पर शेर तो अच्छा था। अब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अर्थात अपने भाई के जाने के बाद लेखिका अपने कमरे में गई और शीशे के सामने अपने आप को ऐनक में लगा लगा कर देख रही थी, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। अर्थात वो भी मजाक बना रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अर्थात जब उन्होंने चश्मा पहनकर अपने भाई का टोपा सर पर रखा तो उन्हें कुछ वो अजीब भी लगा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। वो बताती हैं तब ये जब मैंने शुरू में चश्मा पहना था तब की बात थी, अब तो जैसे आदत सी हो गई है चश्मा लगाने की। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। वो कहती हैं कि अब आदत हो गई है, अब जब मैं उतारती हूँ चश्मा तो मुझे अजीब लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अर्थात शिमला में वो अपने सर पे टोपी पहनना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, उन्होंने बहुत सारे रंगों की टोपियाँ जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अर्थात हिमाचल की टोपियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और लेखिका को ये बहुत पसंद हैं और उन्होंने बहुत सारे रंगों की टोपियाँ जमा भी कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।